आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और रोज़ खुद से एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 33 करेंगे। आज के मॉक टेस्ट का लेवल ईजी टू मॉडरेट है। तो हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट 30 के 30 क्वेश्चन का सही जवाब दे। लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आज के मॉक टेस्ट में आप सभी लोगों ने कितने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। तो चलिए अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट नंबर 33 का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। एग्जाम में हर क्वेश्चन को आपको मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है कि हर क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना जैसे आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करते हैं। बस आपका टारगेट होना चाहिए कि कम कैलकुलेशन करें और कम समय में सही आंसर तक पहुंचे। देखिए, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन कितना होगा? एक अच्छा स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा? बोलेगा सर देखो, मोहन का वेतन जो भी हो उससे रवि का वेतन 20% अधिक होगा। फिर बोलेगा सर देखो, सेकेंड लाइन में दिया गया मोहन का वेतन 1600 रुपया है तो रवि का वेतन 1600 से 20% अधिक होगा। तो बोलेंगे 1600 का 20% निकालना है। मौखिक बोलेगा कि 1600 का 10% तो 160 होता है, 20% मतलब कि 160 का डबल कितना, 320। वो बोलेगा सर देखो, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, जोड़ेंगे तो 20 आएगा। एक ही ऑप्शन में है, लास्ट का 2 डिजिट 20 है, लगा देगा। वैसे जोड़ने वाले बोलेंगे बोलो देखो सर 1920 हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर ऐसे सॉल्व कर रहा है, समझिए आपका प्रिपरेशन, आपका कैलकुलेशन, आपके क्वेश्चन को पढ़ने का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, बोलेगा देखो सर हम लिखेंगे रवि, यहाँ मोहन लिखेंगे, मानेंगे कि मोहन का वेतन 100 रुपया है, मोहन के वेतन से रवि का वेतन 20% अधिक है। परसेंटेज मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20, अधिक मतलब कि जोड़ेंगे तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा, 120 रुपया। लेकिन सर देखो, क्वेश्चन में दिया गया है मोहन का वेतन 100 नहीं 1600 रुपया है। 100 का कितना गुना है, 16 गुना है। हम बोलेंगे कि सर देखो, रवि का भी वेतन क्या होगा, 16 गुना होगा। 120 में 16 से गुना करेगा, जीरो देगा, फिर 2 डिजिट गुने 2 डिजिट का गुना करेगा। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, बोलेगा 6 दूना 12। सर देखो, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 20 है, एक ही ऑप्शन में है, लगा देंगे। जो गुना करना चाहेगा तो कोने में जाके 12 गुने 16 मत करना। कुछ चीज को आपको समझना है कैलकुलेशन। 6 गुने 2 करेंगे 12, 12 में 6 जोड़ो या 16 में 2 जोड़ो, 18 होगा। 18 और 1 19, टोटल आंसर क्या होगा, 1920। रवि का वेतन कितना होगा, 1920 रुपया। यही इतना ही आपको करना है। हर स्टूडेंट का लेवल अलग अलग होता है, लेकिन कोशिश करिए हर स्टूडेंट का जो भी लेवल हो, कैलकुलेशन कम से कम करिए, समय बचाइए। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक वस्तु को 750 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसी वस्तु को 660 रुपया में बेचने पर होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेंगे तो 25% लाभ पे बेचा जा रहा है, मतलब कि कितना होगा, 125%। लाभ पे 25% पे, इसका मतलब 125% पे हम बेच रहे हैं, जिसका वैल्यू कितना दिया गया, 750 रुपया दिया है। कितना दिया है, 750 रुपया दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर उसी वस्तु को 660 रुपया में बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस निकालेगा। हम क्यों निकाले, परसेंटेज में दिया गया, परसेंटेज ले लेते हैं। देखो ये 125 है, ये लास्ट में 50 है, 25 से कट रहा है दोनों जगह पे, बोलेंगे 25 25, 125 किया गया 5%। इधर भी 25 से काटेंगे तो क्या होगा, 30। इसका मतलब कि 5% का वैल्यू कितना है, 30 रुपया। देखो 30 रुपया यहाँ पे 660 रुपया है, कैसा रिलेशन है। आप बोलोगे सर देखो 30 का ये 22 गुना है, और अगर इस साइड 22 गुना होगा तो इस साइड भी क्या होगा, 22 गुना होगा। इसका मतलब 20 का 5 गुना 100, 2 का 5 गुना 10, 110%। 110% का वैल्यू कितना होगा, 660।
कॉस्ट प्राइस 100% माने थे, 100% से कितना ज़्यादा, 10% ज़्यादा, हमारा आंसर क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। कोई ज़रूरत नहीं कॉस्ट प्राइस निकालने का, डायरेक्ट आप परसेंटेज से परसेंटेज, मान लीजिए यहाँ पे 100% से कम आता है, 100 से वैल्यू कम आता है, इसका मतलब हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x माइनस 4y माइनस 2z बराबर 6 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड का इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। 3 दिया गया, एक्स वाई जेड दिया गया है, हम कैसे निकालेंगे? अगर आप लोग को ये पता हो कि तीनों कोऑर्डिनेट का अगर हमें बताना हो तो क्या होगा, एक्स बट्टे ए, इक्वेशन कैसा होता है, एक्स बट्टे ए प्लस वाई बट्टे बी प्लस जेड बट्टे सी बराबर 1। आपको जो भी इक्वेशन दिया हो एक्स वाई जेड में, उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तब क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के नीचे ए है तो ए होगा, वाई के नीचे बी है तो बी होगा, जेड के नीचे सी है तो सी ही होगा। आपको हमेशा लिखना है पहले एक्स का वैल्यू, फिर वाई का वैल्यू, फिर जेड का वैल्यू। तो इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए बी सी होगा। लेकिन हमें इक्वेशन ये दिया गया है, हमें इक्वल के इस साइड 1 बनाना है, तो इसके लिए हमें 6 से भाग देना पड़ेगा। दोनों साइड 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x बट्टा 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइड बाय 6 होगा तो 2 से काटेंगे तो 2y बट्टा 3 हो जाएगा, माइनस z बट्टा 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन आप ये चीज़ देखो कि x और y या y और z के बीच में साइन कैसा है, प्लस का है, तो आप इस साइन को प्लस में कन्वर्ट करो। और देखो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है अंश में 1 है ना, आप हर एक जगह y का, x का, z का कोफिशिएंट 1 बनाओ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये x बट्टा 2। यहाँ पे माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, y का कोफिशिएंट x बनाने के लिए ऊपर में भी 2 से भाग देंगे, नीचे में भी 2 से भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बट्टा 2। हमें तो माइनस चाहिए तो यहाँ पे 3 बट्टा 2 के साथ माइनस का गुना कर देंगे, तो प्लस गुने माइनस माइनस होता है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस लाना है तो z प्लस जेड बट्टा 3, लेकिन हमें तो माइनस यहाँ पे दिया गया है ना, हम -3 लिखेंगे बराबर 1। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -3/2 है, c का वैल्यू क्या है, -3 है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y -3/2 और z क्या होगा, -3। इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 -3 बट्टा 2 -3। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन को भी आपको किस नज़र से देखना है, आप बोलेंगे सर देखो x का वैल्यू 2 है, ऑप्शन ए में -2 है, ऑप्शन सी में -2 है, y का वैल्यू -3 बट्टा 2 है, बी में 3 बट्टा 2 है, तो ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, अगर आप ये ऑप्शन को हटा रहे हो कि कौन सा ऑप्शन गलत होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो आप सही जगह ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सही होगा। तो गलत को हटा दो तो सही आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया गया यदि किसी खंबे की ऊंचाई 6√3 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 6 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए दिया गया एक खंभे, अब ये खंभे है, खंभा नहीं है, जिसका हाइट कितना है, 6√3 है। बोला जा रहा है उसकी छाया की लंबाई, मतलब इस खंभे की जो छाया बनेगा वो कहीं ना कहीं जमीन पे यहाँ बनेगा, जिसका लेंथ कितना दिया गया है, 6 मीटर दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा हम नीचे से देखेंगे ऊपर, तो ये वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगर ज़्यादातर स्टूडेंट को त्रिकोणमिति का बेसिक नॉलेज होगा तो आप देखोगे बोलोगे सर इसका हम रेशियो ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट, ये क्या हो जाएगा, √3 यूनिट। त्रिकोणमिति में ये समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। आपको ये पता है कि जिस भुजा का रेशियो √3 होगा उसके सामने वाला कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री।
जिस भुजा का 1 होगा उसके सामने वाले कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 90 के सामने क्या होता है 2। ये अगर रेशियो आपको याद है तो आप बहुत आसानी से बोल देंगे कि क्या होगा, थीटा के सामने क्या √3। एंगल बताना है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेगा, देखेगा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, यहां से टेन थीटा का वैल्यू निकालेगा, अपने आप को मुश्किल स्थिति में डालेगा। बोलेगा सर देखो वैल्यू दिया गया 6√3, बेस क्या होगा 6 होगा, काटेंगे तो √3 आएगा। सर टेन थीटा का किस एंगल पे वैल्यू √3 होता, आप बोलोगे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। बहुत बेलना बेलने के बाद आप 60 डिग्री तक पहुंचोगे, लेकिन अगर आपको ये रेशियो याद है तो आप त्रिकोणमिति के देखो 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू याद हो जाएगा, कोई भी साइन कॉस टेन कुछ भी हो आप याद कर लोगे। इसी तरह 45 डिग्री का भी याद करने का आसान तरीका। आइए इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया गया एक साइकिल सवार। देखिए जो क्वेश्चन आपको करना है ना, और हर क्वेश्चन को करना है, तो वीडियो को रोक के, अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए, फिर आंसर मैच करिए, अप्रोच को देखिए क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन में। दिया गया एक साइकिल सवार 650 मीटर की दूरी 2 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। साइकिल सवार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। देखिए हमें यह पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए ये तो मीटर है, यहाँ पे टाइम क्या है मिनट और सेकंड में है, तो हमसे तो एक ही कन्वर्जन पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और आपको पता है कि हमें स्पीड बताना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है 650 मीटर है, डिवाइड बाय मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, अब प्लस 10 सेकंड कितना हो जाएगा 130 सेकंड हो जाएगा। ये तो हो गया मीटर पर सेकंड में। और अगर हमें इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मीटर पर सेकंड की जगह पे हटाएंगे और हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 18/5 से, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। देखिए 13 पचा 65, 650 से 650 कट गया, क्या आया है 18 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, एग्जाम का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 8, 16 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बोलेंगे सर देखो पूर्ण संख्या होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा तो 4 से भी कटना चाहिए, सबसे कटना चाहिए। ऑप्शन में जाके देखेंगे तो देखेंगे ऑप्शन ए बी सी डी सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम कोई भी एक ले लेते हैं, क्योंकि देखो अगर 5 लोगे तो यूनिट डिजिट चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 0 और 5 होगा तो कटेगा, यहाँ पे सब में 0 है तो ये भी काम नहीं बना रहा है। अगर हम 8 से भाग दें, 8 से भाग देने का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, हम आपको सिखाएं कि लास्ट का 3 डिजिट मत चेक करो। देखो तीसरा नंबर क्या है 6 है, इवन संख्या है, तो लास्ट का 2 डिजिट में ही 8 से भाग दो। जब डबल जीरो में 8 से भाग देंगे तो वो कटेगा, इसका मतलब कि ये भी क्या हो रहा है 3608 से कट रहा है। अगर हम देखें बी, ये क्या है 4 इवन है, डबल जीरो में भाग देंगे 8 से कट रहा है। अगर हम 8 से भाग देंगे तो 900, ये ऑड है, डबल जीरो में 4 जोड़ देंगे, 4 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 से नहीं कटेगा, मतलब 908 से नहीं कटेगा, और 1600 भी कट रहा है। 3 ऑप्शन हमारा बच गया है। हम 16 से भाग दे के देखें तो 16 से जब भाग देंगे तो 3600 नहीं कट रहा है, 400 भी पूरी तरह से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 16 से कट रहा है। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, ऑप्शन ये ही सही होगा। बाकी आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4, 5, 8, 16, 32 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 160 होगा जिसे हम कैसे आपको बताए हुए ना कि एलसीएम कैसे लेना है, कैसे लेना है, कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या दिक्कत है।
बोलेंगे सर देखो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दिए गए नंबर से पूरी तरह से भाग लग जाए। एलसीएम क्या होगा, हम मान लेते हैं कि ये टोटल नंबर का मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको लिखो। अगर ये 32 एलसीएम होता तो 32 से कटना चाहिए, कट रहा है। 16 से कटना चाहिए, कट रहा है। 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। लेकिन 5 से ये 32 नहीं कट रहा है, तो ये तो एलसीएम नहीं होगा। 5 से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 में 5 से गुना करेंगे। बोलेंगे इस संख्या में 5 से भी कट रहा है, 8 से भी ये संख्या कटा, सबसे कट रहा है ना, मतलब हमारा एलसीएम क्या होगा, 32 गुने 5 हो जाएगा। अब बोलेंगे देखो इसको फैक्टर करो, कैसे, ये क्या है 2 के पावर 5, मतलब 2 गुना 2 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, गुना 5। जब बोले आप क्या है स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, इतना क्या पूर्ण वर्ग, वो भी छोटी से छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो। इस कंडीशन में आपको जोड़ा बनाना है। देखो 2 का एक जोड़ा है, इसका मतलब कि ये 2 का स्क्वायर हो गया, गुना ये भी एक जोड़ा है, 2 का स्क्वायर हो गया, गुना ये देखो यहाँ पे 2 अकेला है, यहाँ पे 5 अकेला है। 2 अकेला है, इसको डबल बनाने के लिए 1 2 से गुना करना पड़ेगा, ये जोड़ा बन जाएगा, गुना 5 अकेला है, इस 5 को जोड़ा बनाने के लिए 5 से गुना कर देंगे, ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब इस सबको गुना कर देंगे, क्या हो गया, 25 25 25 चौका 100, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 4 16, क्या होगा 1600 हमारा सही आंसर है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ऑप्शन से जाइए। एलसीएम का ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये घातांक करने का क्वेश्चन है। यदि 2x का बराबर ये दिया गया है और 3 का पावर y बराबर 3 टू द पावर x माइनस 9 दिया है, हमें x और y का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपको यहाँ पे ये पता होगा कि देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे बेस सेम करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखो 2 का पावर x बराबर, इसको 4 को 2 का स्क्वायर 2 लिखेंगे, बोलेंगे बिल्कुल। 2 गुने क्या होगा y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल सर। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, इसका मतलब x बराबर क्या होगा 2y प्लस 2 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमें ये मिला है, 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगा, तभी दोनों का वैल्यू पता कर सकते हैं। एक कहाँ से पता चलेगा, देखो यहाँ पे बेस अगर सेम है तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा y बराबर x माइनस 9 हो जाएगा। हमने देखो यहाँ पे x बराबर लिखा हुआ, तो यहाँ पे भी अगर x बराबर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, आप बोलोगे 9 को इस साइड लाएंगे तो y प्लस 9 हो जाएगा। अब या तो आप लीनियर इक्वेशन बना लो, y को भी इस साइड ले जाओ, y को भी इस साइड ले जाओ। हम बोलेंगे सिंपल करो, देखो x बराबर यहाँ पे x बराबर ये है, तो हम x के जगह पे अगर y प्लस 9 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 9 बराबर 2y प्लस 2 हो जाएगा। y उस साइड जाएगा, 2 इस साइड जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आएगा 7 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखा हुआ x और y का मान बताइए, तो आपको उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा x और y। y का वैल्यू क्या है 7 है प्लस का, इसमें y का वैल्यू क्या है 16 है, नहीं होगा। यहाँ पे माइनस का 7 है, ये नहीं होगा। 2 ही ऑप्शन बचा। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, बोलेंगे y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। आसानी के लिए y का वैल्यू अगर हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 9 16, इसका मतलब x का वैल्यू 16 और y का वैल्यू क्या होगा 7। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करिए इस क्वेश्चन का, बताइए पर। आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखा रहे उसी ऑर्डर में आप आंसर दीजिए। एग्जामिनर चाहता है कि उसी क्रमशः में आपको आंसर बताना, ये नहीं कि पहले दूसरे वाले का बता देंगे और उसके बाद उसी ऑप्शन में गलती हो जाता। अगर आप देखिए, जैसे आप अगर पहले y का वैल्यू बताते फिर x का वैल्यू बताते, तो ऑप्शन ए भी आपका हो जाता ना, y का वैल्यू 7 x का वैल्यू 16, इसीलिए आपको उसी ऑर्डर में बताना है।
दिया गया एक निश्चित धनराशि पे 5% की दर से 6 वर्षों में तथा 8% की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यही पूछा जा रहा है। आप बोलोगे सर देखो साधारण ब्याज है, हमें ये पता है हर एक साल ब्याज बराबर लगता है। पर एक साल में 5% तो 6 साल में कितना बोलेंगे 6 गुना 5%। प्रिंसिपल दोनों जगह पे सेम है तो हम ये मान लेते चलो पी दोनों जगह पे सेम है तो पी लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। अनुपात 3 साल हर एक साल 8% तो 3 साल में कितना 3 गुने पी का 3 गुने 8%। यही होगा बोलेंगे बिल्कुल सर। हम ये बोले कि जब रेशियो लेना है तो जहाँ पे क्योंकि हर एक जगह यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी निश्चित धनराशि पी से पी कट जाएगा, क्यों लिखते हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 3 दूनी 6 2 चौका 8 ये हो जाएगा 5:4। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम यही पहले 3 गुने 8 लिखते तो हमारा ऑप्शन क्या होता बी होता। ये सब बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप तो कैलकुलेशन तो कर लेंगे लेकिन बाद में यही छोटी छोटी बातें आप नहीं कर पाते हैं जिसके चक्कर में आंसर गलत हो जाता है। आइए करिए। दिया गया राम एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद शेष कार्य को रवि ने अकेला 32 दिनों में पूरा किया। राम और रवि को एक साथ मिलकर इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा बताइए। देखिए एक बात बताइए, राम को टोटल कुल काम को 50 दिनों में कंप्लीट करना था। जो भी काम हो उसको 50 दिन में कंप्लीट कर लेता है। राम ने 10 दिन तक कार्य किया, उसके बाद काम छोड़ दिया तो शेष कार्य रवि ने अकेला 32 दिनों में पूरा किया। शेष कार्य को रवि ने कितने दिनों में किया 32 दिनों में किया है। किसने रवि ने किया है, ये रवि ने किया 32 दिनों में। अब ये बताओ कि राम जो 10 दिन काम करके छोड़ दिया तो राम अगर अकेले करता तो 50 दिन में कितना दिन राम का कार्य बचा है 40 दिन का। इसका मतलब कि राम का जो 40 दिन का कार्य था, राम का जो 40 दिन का कार्य था उस काम को रवि 32 दिनों में कंप्लीट करता है। यहाँ पे वर्क है यहाँ पे वर्क है इसलिए हम इक्वल कर दिए। जितने काम को राम 40 दिनों में करेगा वही काम को रवि 32 दिनों में करेगा। अगर यहाँ से हम रेशियो ले 8 पंच 40 8 चौका 32 ये क्या है राम और इसलिए पूरा लिखना पड़ रहा है कि आर ए दोनों जगह पे आर आर है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो गया रवि, ये क्या होगा 4/5 हो जाएगा। ये राम का एफिशिएंसी 4 रवि का एफिशिएंसी 5 होगा। हमें पूछा जा रहा है कि दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि टोटल वर्क कितना होगा और टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। राम एक कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, राम का एफिशिएंसी 4 है, रोज 4 यूनिट काम करेगा तो 50 दिन में कितना करेगा 200 यूनिट काम करेगा। 200 ईटा जोड़ेगा, 200 रोटी खाएगा, 200 से बात करेगा, जो भी माने 200 करेगा। इसी कार्य को किससे करवाना है राम और रवि से। टाइम बताना है, टाइम बताना है क्या होगा टोटल वर्क कितना है 200 डिवाइडेड बाय दोनों का इफिशियंसी 9 यही होगा 200/9 होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। आप ऑप्शन से या तो भाग दे दो नहीं तो देखो 9 दूना 18 8 और 2 10 मतलब यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है। 9 चौक 36 और 2 38 होगा, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा। यह हो जाएगा 9 दूना 18 8 4 12 ये भी नहीं होगा। 9 चौक 36 1 37 ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन होगा। यहाँ पे मान लीजिए कैलकुलेशन ये छोटा है तब ना बोलोगे सर हम इसे कर लेंगे, लेकिन अगर वैल्यू बड़ा होता तो आप ऑप्शन का मदद ले सकते। तो वैसे हमें पता है भाग दोगे, बोलोगे 9 दूना 18 यहाँ पे 2 बचेगा 20 हो जाएगा। 9 दूना 18 यहाँ पे 2 बचेगा बट्टा 9 22 सही 2/9 दिन हमारा सही आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया गया। एक घन का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है
तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए घन का अगर हमें क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले साइड चाहिए। साइड हमें नहीं दिया गया, लेकिन साइड को अल्टरनेट वे में क्या दिया गया, घन का विकर्ण दे दिया गया। तो ये बताइए घन का विकर्ण क्या होता है। आप बोलेंगे विकर्ण जो होता है वो होता है ए साइड होगा इंटू √6 बराबर 6√2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ए मतलब साइड निकाले क्यूब का तो क्या हो जाएगा, √6 से ऊपर नीचे अगर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखे हम क्या बोले 6√2 नीचे में √6 ऊपर नीचे √6 से गुना कर देंगे, ये √6 इंटू √6 क्या होगा 6, इससे कट जाएगा। √2 गुना √6 कितना हो जाएगा, √12। यही होगा, बोलेंगे बिल्कुल। और सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, आप बोलेंगे 6a², ये क्या है साइड है, 6 गुना √12 का स्क्वायर, √12 का स्क्वायर 12, 12 छक 72, ये क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्या क्या दिया है, जो निकालना है उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी, अगर ये चीज आप पता कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप माइंड में सोचेंगे इसमें ये फार्मूला लगाएंगे। बाकी आप जूझते रहेंगे कि हाँ इसमें क्या लगाएंगे उसमें क्या लगाएंगे। बताइए दिया गया ए ने एक घोड़ा 4500 में खरीदा, उसने इसे 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने खरीदा और उससे बी ने क्या किया, इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया। सी द्वारा घोड़ा खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि ज्ञात की। देखिए ए ने क्या किया, 4500 रुपया में घोड़ा खरीदा, उसको कलर करके क्या किया, कुछ डेकोरेट करके बी को बेच दिया। कितने परसेंट लाभ पे, 5% लाभ पे। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलेंगे 1/20। 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। इसका मतलब हुआ कि 20 के चीज को 21 में बेचा होगा, 20 के सामान को 21 में बेचा होगा, यही मतलब हुआ। अब आप कैलकुलेट मत करने लगना, ए ने बी को कितने में दिया, 4500 गुने 21/20 में, बी को इतने में पड़ा है। बी ने 20% लाभ पे, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे 1/5 होता है। इसका मतलब बी ने सी को कितने में बेचा होगा, 5 के सामान को 6 में बेचेगा, 5 के सामान को 6 में बेचा है। इसे सॉल्व कर लेंगे, 20 पंचे 100 से 2 जीरो कट गया। अब देखो 45 गुने 21 करोगे दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा, 45 गुने 6 करोगे फिर भी दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा। तब कैसे करेंगे, देखो इस 2 को 6 में से 2 लेके इसको दे देंगे तो ये हो गया 90 हो गया। ये 21 क्या बचेगा, ये मन में करोगे 7 दिया 21 गुना 3, यही होगा, बोलेंगे बिल्कुल। ये बताओ यूनिट डिजिट पे तो हमेशा 0 होगा जो हर एक ऑप्शन में है, उसके बाद कौन सा डिजिट होगा, बोलेंगे 9, 3 तिया 9, 9 9 81 और 1 गुने 7 7। यूनिट डिजिट सेकेंड मतलब कि सेकेंड डिजिट क्या होना चाहिए, 0 के बाद 7 होना चाहिए। 0 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक ही ऑप्शन है जहां पे लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 0 7। 0 होगा ही। 9 9 81, 81 के 1 में से 1 में 7 से गुना करेंगे 7 आएगा। अब कितना स्टूडेंट, नहीं सर पूरा गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर ये हो गया 81, 8100 गुने 7 हो गया। अब 8100 गुने 7 करेंगे तो 0 तो होगा ही, 81 7 क्या होगा 8 7 56 5 6 7, मतलब सी को कितने में पड़ेगा 5670 रुपया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लेकिन हम कुछ अप्रोच इसलिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जिससे आप एग्जाम हॉल में ऑप्शन का मदद ले सकें, और डिटेल भी बता रहे हैं। दिया गया द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, 2 पॉइंट दिया गया। जब हमें वो इक्वेशन बताना है स्ट्रेट लाइन का जिसका 2 कोऑर्डिनेट क्या है, इससे पासिंग कर रहा है, इस ये कॉमा इससे होके गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण भी बताइए क्या होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है, y माइनस y1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या होगा y2, यहाँ पे y लिखे ना तो ऊपर में लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये लिख रहे हैं। अब देखो y1 y2 ये क्या है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये जब भी लिखा हुआ तो ये क्या होगा, x1 होगा, ये क्या होगा, y1 होगा, ये क्या होगा, x2 होगा, ये क्या होगा, y2 होगा। ये मन में सोच सकते हैं कि इसमें x1 y1 कौन होगा, x2 y2 कौन सा होगा। हमें क्या करना, y में से y1 घटाना, y में से y1 क्या 5 घटाएंगे, बराबर y2 कितना है 3 है, 3 में से y1 घटाना है 5 डिवाइडेड बाय x2 क्या है 1, 1 में से हमें क्या घटाना, माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2 गुना x माइनस x1 क्या है, बोलेंगे माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये घटाएंगे तो माइनस का 2 ये क्या होगा बट्टा 3 हो जाएगा, ये 3 इसमें गुना होगा ना, ये 3 इसमें जाके गुना होगा, क्या होगा 3y माइनस 15। जैसे ही 3y माइनस 15 देखे तो आप एक बार ऑप्शन में देखेंगे y के साथ 3 किसका साथ गुना हुआ है, देखेंगे ऑप्शन ए में 3y है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए, ए और डी में से हमारा कोई सही हो। और बहुत स्टूडेंट तेज होगा तो बोलेगा यहाँ पे होगा 15, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4 होगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 11, एक ही ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म क्या 11 आंसर आएगा। अभी कैसे करेंगे, 3 में से 5 जाएगा माइनस का 2, ये हो गया माइनस का 2x माइनस का 4, 2 माइनस 2x इधर लाएंगे, माइनस 4 इधर लाएंगे, माइनस 2x इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 15 में से 4 माइनस 15 प्लस 4 क्या होगा माइनस का 11 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आपको स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन याद रखना है कि जब 2 पॉइंट से गुजरे तो उसके बीच का इक्वेशन क्या होगा। आइए करिए इस क्वेश्चन का, दिया गया है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और इसके वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना है, कर्व सरफेस एरिया 660 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन बताइए। बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। सर एच हमें दिया गया है, आर नहीं दिया गया है, आर निकालना पड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर। आर कैसे निकालेंगे, बोलेंगे देखो सर कर्व सरफेस एरिया दिया है, क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, कितना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, बोलेंगे 2 पाई आर एच होता है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट होगा कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए कितना दिया गया है 660 बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर हमको पता नहीं है, एच कितना है 14 है, बोलेंगे बिल्कुल। अगर हम 22 से इसको काटे कितनी बार में, 30 बार में काटेंगे, बोलेंगे बिल्कुल सर। इससे काटेंगे इसको कितनी बार में, 15 बार में, काट दिए। इससे काटेंगे इसको कितनी, 2 बार में, 7 से 14 को काटेंगे 2 बार में, आर बराबर क्या आएगा 15/2 आर आ गया। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट देखेगा ना कि 22/7, ये बात बहुत पहले सोच लेता, 15/2 गुना 15/2 एच कितना है 14। बोलते सर देखो 2 कट रहा है 7 कट रहा है, 22 में 11 छुपा है, मतलब ऑप्शन हमारा वही सही होगा क्योंकि 11 से गुना हो के आंसर आएगा, हमारा वही ऑप्शन सही होगा जो 11 से कटेगा। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ो और उसका डिफरेंस करो, जैसे 5 4 9 2 2 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5,
तो अंतर या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये नहीं कटेगा। ये क्या होगा, 5 2 9 7 2 9, क्या होगा 5 2 7 7 2 9, 9 में से 7 गया 2, 5 4 9 7 2 9, डिफरेंस 0 आ रहा है, ये कटेगा, यही आंसर होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 2 7 2 2 4, ये भी 11 से नहीं कट रहा है। ये आप बहुत जल्दी सोच लेते, जैसे आप यहाँ पे आर निकाल लेते, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे जो वैल्यू 11 होगा, क्या पता आपका जो वैल्यू हो वो 11 ऐसे टर्म में कन्वर्ट हो जाए कि 2/11 आ जाता। अगर 2/11 आता तो 2/11 2/11, 11 से 11 तो कट जाता। तो हमेशा ये मत सोचना कि जब भी वॉल्यूम देखो, पाई देखो, तो 11 का विभाज्यता का नियम चेक करने लगो। पहले ये कंफर्म कर लो कि 11 बचना तो चाहिए। अब देखो यहां से क्या करेंगे, हम सही सब कुछ किए, बिल्कुल ओके वाला माल है। 7 दूनी 14 से 14 कट गया, 2 से ये कटा 11 बार में, 15 गुने 15 कितना होगा 225, 11 गुने 225, 11 से किसी संख्या में गुना करना आसान है, 5 5 2 7 2 2 4 और 2, कितना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 2475 सही होगा। हम आपको हर एक अप्रोच बताते हैं जिससे आप एग्जाम में बहुत आसानी से कर लेंगे। दिया गया इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए। ये इतना दिया, देखिए एक त्रिभुज है एबीसी दिया है, इसमें ए बी और सी का लेंथ दिया गया है, कॉस ए का वैल्यू पूछ रहा है। देखो इस साइड का जो लेंथ होगा ना, सामने क्या है, जो वर्टेक्स है ए है ना, कैपिटल ए, इसका लेंथ हो जाता है स्मॉल ए। ए सी का लेंथ क्या होगा स्मॉल बी, ए बी का लेंथ क्या होगा स्मॉल सी। हमसे पूछा जा रहा कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है पता है, कॉस ए किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल दिया गया, कॉस ए क्या होगा, ये देखो जो एंगल बन रहा है, जिस भुजा को मिला के, जिस दो भुजा को मिला के हम एंगल बना रहे हैं, किसको किसको मिला के बना रहे हैं, ए सी जिसका लेंथ बी है, ए बी जिसका लेंथ सी है। तो इस दोनों का स्क्वायर का सम करेंगे, जैसे कॉस ए पूछा जा रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है वो किन दो भुजाओं के मिलने से बन रहा है, बोलेंगे बी लेंथ वाली भुजा, सी लेंथ वाली भुजा। तो इस दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसमें से घटा देंगे तीसरी भुजा का स्क्वायर। तीसरी भुजा क्या है, ए है, दो भुजा बी सी हो गया, तीसरी भुजा क्या हो गया, लेंथ ए हो गया, तो लेंथ घटा देंगे तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो जो एंगल बन रहा है वो दो लाइन से बन रहा है ना, तो दो, क्योंकि एंगल की बात करें तो दो, और किन दो भुजा के मिलने से बन रहा है, बोलेंगे ए बी, ए सी, ए बी का लेंथ सी है, ए सी का लेंथ बी है, गुना बी सी कर देंगे। उम्मीद करते हैं इसको एक बार रिपीट करेंगे तो ये हमेशा आपको याद हो जाएगा। बाकी कॉस ए करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस ए स्क्वायर, कॉस सी पूछ लेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इस वे में अगर याद करेंगे तो कोई भी ये एंगल पूछ ले, ये एंगल पूछ ले, आप आसानी से निकाल सकते हैं। बी का वैल्यू क्या है, बोलो 45, 45 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे सर याद है 20 25। सी क्या है 30 है, 30 का स्क्वायर 900, माइनस ए क्या है 25, 25 का स्क्वायर 625 होगा, बट्टा 2 इंटू बी इंटू सी होगा। बी क्या है 45, सी क्या है 30 है। अब 45 गुने 30 गुने 2 करेंगे, टाइम लगेगा। आप पहले क्या करो, 45 को 2 से गुना कर दो तो 90 हो गया, 90 इधर 30 हो गया, दोनों के 0 0 को हटा दो तो 9 3 27, 27 हो गया, और बाद में 2 0 चिपका दो, यही आ जाएगा। कैलकुलेशन आसान है, नहीं तो 45 तिया करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तिया छक्का करना मुश्किल है। 2 गुना 4 गुना, अगर यहीं पर रहता 45 45 का 4 गुना हम सिंपल बोलते हैं,
45 का 2 गुना 90 है, 90 का 2 गुना 180। अब देखो यहाँ पे घटाओ, 2025 900 में से 625, पहले 25 से 25 कट गया, यहाँ 2000 बचा, यहाँ 600 बचा। 900 में से 600 घटेगा तो कितना होगा? 300। 2000 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 2300 डिवाइडेड बाय 2700 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा? 23/7। किस ऑप्शन में है 23/7? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग को करना है, अगर मजा आ रहा है तो करिए इस क्वेश्चन को। बताइए, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह 12 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी होगी? बताइए। देखिए, दिया गया साधारण ब्याज है, इसका मतलब क्या होता है? अगर प्रिंसिपल एक होगा तो 3 गुनी मतलब हो गया अमाउंट की। ये अगर प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट कितना होगा? 3 हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर 1 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट में तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, बोलेंगे बिल्कुल। इंटरेस्ट कितना होगा? घटा देंगे 3 में से 1 तो 2 हो जाएगा। इंटरेस्ट हमें कितना मिला? 2 मिला। कितने साल में? 8 साल में। 8 साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 2 मिला। हमसे पूछा जा रहा है कि 12 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाए। ये बताओ, अगर 8 वर्ष में 2 मिला है तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा? आप बोलोगे जो ये प्रिंसिपल जो होगा, ये जो प्रिंसिपल होगा वो 4 वर्ष में 8 दिया गया है, 8 साल में 2 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4 साल में 1 इंटरेस्ट मिलेगा। हमसे पूछा जा रहा है 12 साल, तो बताइए 4 साल का 3 गुना 12 साल, तो 1 का 3 गुना कितना? 3। ये क्या हो जाएगा? 12 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3 रुपया मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 4 हो जाएगा। कब? 12 साल में। तो प्रिंसिपल का कितना गुना? 4 गुना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। एक बार फिर से, 8 साल में 2 इंटरेस्ट मिला है तो 4 साल हम क्यों निकाले हैं? क्योंकि हमें यह पता चला गया कि भाई देखो 12 में क्या छुपा हुआ है? 4 है, और 8 में भी 4 है। आप बोलोगे 2 है भी है ना सर, 8 में तो 2 भी है। ठीक है, यहाँ पे 2 निकालते तो यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू आता, इसीलिए हम 4 निकाले। इसमें 2 से तो 4 साल में 1 रुपया मिलेगा, तो 12 साल में 4 का 3 गुना तो 1 का 3 गुना। 12 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 3 मिलेगा। हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 3 रुपया, प्रिंसिपल 1 रुपया, तो 4 रुपया। तो जो प्रिंसिपल 8 साल में 3 गुना हो रहा है, वही प्रिंसिपल 12 साल में 4 गुना हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कोई जरूरी नहीं है परसेंटेज निकालो, ये निकालो, वो निकालो, काहे निकाले भैया। देखो, दिया गया किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है। देखो, एक्स वाई जेड मत मानना, वो मान लो कोई संख्या हुआ, उसको हम 100% मान लेते हैं। 100% माइनस किसी संख्या से 106, इसमें से अगर हम 106 घटा रहे हैं तो क्या बोला? जो प्राप्त संख्या है, जो मिलेगा वो मूल संख्या 100%, एक्चुअल नंबर, ओरिजिनल नंबर 100%, उसका 47% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 47%। इसका मतलब क्या हो गया कि 100% में से 47% घटाएंगे तो क्या होगा? 53%। 53% का वैल्यू कितना दिया गया है? 106 रुपये। आप इसको मौखिक में कर लेते, लेकिन अगर हम मौखिक करते कि 53% का वैल्यू ये दिए गए, तो आप बोलते सर आप बताओ ना कैसे। तो 53% का वैल्यू ये, तो कितना स्टूडेंट करेगा? पहले 100% निकालेगा। हम क्यों निकालें? हमें बता रहे उस संख्या का 11.5%, उस संख्या का 11.5% क्या हो।
53% और इसमें कैसा रिलेशन है, दो गुना का है। 11.5% का जो रिजल्ट आएगा वो भी दो गुना का होगा। कितना हो जाएगा, 23। ऑप्शन सी सही है। तो आप देखो अपने आप को मुश्किल में कैसे डालोगे। फिर यहाँ तक पहुंचोगे तो आप बोलोगे पहले सर हम 100% संख्या निकालेंगे, बोलोगे ये 200 हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल सर। फिर आप क्या करोगे, 200 का 11.5% निकालोगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा आपको नहीं करना है। परसेंटेज दिया गया तो सीधे 53% दिया गया, 11.5% आप निकाल लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया यदि 150 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब लैंग्वेज का क्या होता पता है, जब हम 150 वस्तु बेचेंगे तो 125 वस्तु के बराबर हमें पैसा मिलेगा, 125 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर पैसा मिलेगा। हर एक 150 वस्तु बेचने जाएंगे बाजार में तो हमें बस 125 वस्तु का पैसा मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा कितने का, क्योंकि 150 वस्तु जब बेचेंगे तब हमें 125 वस्तु का पैसा मिलेगा। तो 150 पे हमें कितने का लॉस हो रहा है, 25 का लॉस हो रहा है। 25 छक्का 150, परसेंटेज में बताने के लिए 100% से गुना करेंगे, ये क्या होगा 16 सही 2/3%। ये आप मौखिक तौर पे कर लेते, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। लेकिन आप लोग अक्सर लिखने में ज्यादा फोकस करते हो, बोलोगे 150 एसपी बराबर 125 सीपी। ठीक है, अब आप इसे काटोगे, काटने पे थोड़ा देर टाइम लगाओगे कि देखो ये कितने बार में कटेगा, 25 पच्चा 25 छक्का, फिर सीपी को इधर लाओगे एसपी, फिर नीचे में सीपी करोगे, बोलोगे सर सीपी को यहाँ लाए हैं, ये 5 हो गया, नीचे 6 हो गया, रेशियो आ गया, बोलेंगे बिल्कुल। बोलोगे 6 के वस्तु को 5 में बेच रहे हैं, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस कितने पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा, बोलोगे 1/6 मतलब कि 16 सही 2/3% का नुकसान होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही। आइए क्वेश्चन को करिए। दिया गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एज ए स्टूडेंट हम रहते थे, देखते यहाँ पे समान दूरी सेम डिस्टेंस है, देखते हैं कि 16 किलोमीटर 8 घंटे का कितना है, हाफ। हाफ से अभी तक वाकिफ हो गए होंगे, तो 3 किलोमीटर का भी हाफ कितना होगा, बोलेंगे 1.5। कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। इतना ही आपको करना। क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इसका मतलब स्पीड का रेशियो क्या है, पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब क्या चाह रहा बढ़ाने को, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आया स्पीड का रेशियो आया, तो टाइम का जो रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो का इनवर्स होगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है इनवर्स, या उल्टा बोल दो तो टाइम क्या हो जाएगा, 16 से 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि 3 किलोमीटर से जाएगा तो उसको 16 घंटा लगेगा, 16 किलोमीटर से जाएगा तो 3 घंटा लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8 घंटा। 8 घंटा दिया गया कब, जब 3 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है। टाइम लगता था 16 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में 8 घंटा दिया गया। कैसा रिलेशन है, हाफ का है। ये भी क्या होगा, गुना हाफ। इसका मतलब कि जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। इतना लिखने के बाद ऑप्शन आएगा बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, x बराबर ये और y बराबर दिया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 है। तो 3 × x + y का मान ज्ञात कीजिए, बताइए।
एज ए स्टूडेंट रहते तो हम करते इस क्वेश्चन को कि देखो सर, जो भी आता ना x प्लस वाई का वैल्यू उसमें 3 से गुना होगा। इसका मतलब आंसर में जहां पे भी आएगा वो 3 से गुना होके आया होगा, आंसर सही होगा हमारा। 3 से कटना चाहिए, 13 3 से नहीं कट रहा है, 8 भी 3 से नहीं कट रहा है, 10 भी 3 से नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन बचा है, हमारा आंसर यही होगा। इस क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही आपको समय लगाना है। करेंगे कैसे? बोलेंगे सर देखो x प्लस वाई का वैल्यू दिया गया है, क्या करके बता दूं कि आप लोग कर लेंगे? चलिए एक बार कर लेते हैं। देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 इंटू √3 + 1 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे √3 - 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में अंश में क्या हो जाएगा, रूट क्या होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, √3 + 1 कट जाएगा, बचेगा √3 - 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे में क्या बचेगा, √3 - 1 और √3 + 1 a - b इंटू a + b होगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 जाएगा 2। ऊपर में क्या बचेगा, ये हो गया a + b का होल स्क्वायर, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, बोलेंगे 2 इंटू a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर जमा करेंगे, b का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट गया। x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया है, बोलेंगे 4 आया। हमसे पूछा जा रहा है 3xy, इसका मतलब कि हमें इस साइड 3 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई, 3 से गुना किया तो इस साइड भी गुना करना पड़ेगा, 4 × 12। ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये कोई स्टूडेंट पूछ रहा है सर देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अगर पूछे, ये क्या होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, + 2ab से -2ab कट जाता है तो क्या बचेगा, 2 इंटू a स्क्वायर + b स्क्वायर। अगर यहीं पे क्वेश्चन में रहता a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होता तो ये हो जाता a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे माइनस वाला चीज प्लस हो जाता, यहाँ पे क्या a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यहाँ पे क्या होता -a स्क्वायर - b स्क्वायर + 2ab, -a स्क्वायर - b स्क्वायर से +a स्क्वायर + b स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे +2ab, यहाँ पे क्या बचेगा, +2ab। इसका आंसर क्या होगा, 4ab हो जाएगा। ये सब चीज कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए, दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 126 है और उनका एचसीएफ 2 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे क्वेश्चन आसान है तो आप लिखते मानते हैं, एक संख्या ए होगा, उसमें 18 से गुना करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है 126 गुना 2, 18 7 126, 7 दूनी 14, ए का बराबर, ए बराबर कितना हो जाएगा, 14। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चाहते हैं तो कमेंट करो, बता दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। क्या होता है प्राइम नंबर? सर प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और एक से कटे, इसके अलावा दुनिया में किसी भी नंबर से नहीं कटे, वही प्राइम नंबर होगा। फिर से, प्राइम नंबर वो संख्या होती है जो 1 और अपने आप से कटे, बाकी किसी से ना कटे, उसको दुनिया में कोई और नहीं काट सकता है। ये देखो 143 आप लोग बहुत फेमस जगह होगा, जानते हैं 143, बार बार स्कूल में यूज करते हो। 143 हमेशा दो इंसानों के मिलने के बाद 143 का जनरेशन होता है। 143 11 से कट रहा, ठीक है।
अब देखो आपको काट के चेक करना पड़ेगा। देखो यूनिट डिजिट क्या है, 3 3 ऑड है, मतलब 2 से तो नहीं कटेगा। 3 पे जाएंगे तो 1 2 3, सम ऑफ डिजिट 3 से अगर कटेगा तो संख्या 3 से कटना चाहिए। 3 3 6, 3 से कट रहा है। इसी को क्या किया है, उल्टा सीधा करके लिखा है 2 1 3, ये भी 3 से कटेगा। जब 3 ऑप्शन हमारा कट गया है तो एक ही ऑप्शन बचा है, तो इसको चेक नहीं करेंगे। ये तीनों है, इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो एक एक 143 होगा। अगर यही दोनों होता तब तो हम बोलते प्राइम नंबर, लेकिन एक फैक्टर हमें दिख गया है 11। तो प्राइम नंबर का कभी भी 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होता, और वो 2 फैक्टर सिर्फ 1 और इट सेल्फ होगा। अपने आप को काट सकता है, नहीं तो 1 काट सकता है। आइए, दिया गया यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का माप 165 डिग्री है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा। देखिए, एक दिया गया इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। हम पूछे कि इंटरनल एंगल अंतः कोण कितना दिया गया, 165। कितना होगा, 165 डिग्री। एक ही लाइन पे ना बनता है इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इंटरनल दे दिया गया 165 तो एक्सटर्नल क्या होगा, टोटल 180 डिग्री होता है। ये क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। हम बोलेंगे इसका रेशियो ले लो। 15 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 11 बार में। 11 रेशियो 1 आ। ये अभी तक हमें क्या आ रहा था, एंगल का रेशियो आ रहा था ना। यही रेशियो जो एंगल का रेशियो होगा, या जो क्वेश्चन में साइड का दिया हो, एंगल का जो रेशियो होगा वही साइड का रेशियो होगा। समझे। अब देखो हमें साइड बताना है, तो जब आपको साइड बताना हो ना, तो जो एक्सटर्नल रेशियो आया है, चाहे एंगल का हो या साइड का हो, साइड बताते टाइम में इसको आपको एक्सटर्नल को हमेशा 2 बनाना है। 4 हो फिर भी 2 बनाओ, 1 है फिर भी 2 बनाओ, 3 रहता फिर भी 2 बनाओ। अगर आप इसे 2 बनाना चाहते हो तो इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 22। ये जो 22 और 2 आया, इसी को जो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इस समबाहुभुज की कुल भुजाएं कितनी हो जाएगी, 24, जिसका प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा, 165 डिग्री। बस आपको इतना ही करना है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हम बोलते हैं कि एग्जाम में 15 75 पूछा जाता है। इस टाइप की चीज को आपको याद रखना है। क्या, एक ये रेक्टेंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। इसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री, 15 डिग्री की बात करते हैं, ये 15 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल सर। 15 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो होती है √3 - 1। 75 डिग्री के सामने बस इसको साइन को चेंज करो तो ये हो जाएगा √3 + 1। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है, 2√2। या आप ये दोनों याद हो, 15 डिग्री के सामने √3 - 1, तो 75 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएंगे, √3 माइनस का प्लस हो जाएगा। और तो इससे p² + b² करके निकाल लेंगे, नहीं तो ये याद रहे तो 2√2 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, साइन 15 डिग्री पूछा जा रहा है, बोलेंगे बिल्कुल। साइन 15 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब ऑप्शन में नीचे में √2 तो कहीं पे भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से गुना कर देंगे। ये क्या होगा, √2 गुने √2, 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 4, नीचे क्या हो जाएगा 4। √2 से जब इसमें गुना करेंगे तो √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6 माइनस 1 × √2 क्या होगा, √2। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन के हिसाब से √6 - √2/4, √6 - √2/4, अगर आपको ये डायग्राम याद होता तो।
नहीं तो आपको याद नहीं होता तब आपको क्या करना पड़ता, आप निकालते sin 15 डिग्री के लिए जो एंगल आपको पता है उससे निकालते, बोलते sin 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री। हम इसे लिख सकते हैं sin 15 डिग्री बराबर 15 को लिख सकते हैं 45 में से 30, इसलिए लिखे हैं कि हमें पता है 45 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री का। आप चाहते तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी करते हैं, क्या होता लिख देते हैं sin 45 डिग्री, और एग्जाम में साइन उन मत लिखो, सीधे लिखो s 45 डिग्री इंटू सी 30 डिग्री माइनस s 30 डिग्री इंटू सी 45 डिग्री। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो भी ऑप्शन यही आएगा। इसका वैल्यू पुट करके कमेंट में बताना क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। दिया गया है एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो ये एक 60 मिनट बराबर 1 घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 आवर में 35 किलोमीटर जा रहा है, उसे 105 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है, 105 किलोमीटर। 35 का कितना गुना, 3 गुना। इस साइड भी 3 गुना करेंगे तो ये क्या होगा 3 आवर। ये मौखिक कर सकते थे, 3 आवर में कितना जाएगा, या 105 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगेगा 3 घंटा। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में कितना 180 मिनट। देखिए इसलिए हम 60 को घंटे में कर देंगे, 60 यहाँ पर रहता तो गुना करने में टाइम लगता, 36 या 45 रहता, ये रहता, तो उसको क्या क्या मिनट को पहले घंटा में कर दिए हैं, फिर उसके बाद मिनट में कन्वर्ट कर दिए हैं। बताइए इस क्वेश्चन, एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पेड़ हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 पंक्तियां, क्वेश्चन के कहने का मतलब कि हर एक अगर 3 पंक्तियां बनाए हैं खेत में तो 3 ही क्या होगा, एक पंक्ति में 3 पेड़, यहाँ पे 3 पेड़, यहाँ पे 3 पेड़। हर एक पंक्ति अगर 3 पंक्ति बनाए तो 3-3 पेड़ हर एक पंक्ति में होगा। हम पूछे टोटल कितना हो जाएगा तो बोलेंगे इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, ये कितना आ गया 9 आ गया। मतलब टोटल कितने पेड़ हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, हो जाएंगे। हमसे पूछा जा रहा है क्या, पंक्तियों की संख्या। अगर हमसे ये दे दे कि ये 9 टोटल क्या है, पेड़ों की संख्या 9 है, तो पंक्तियों की संख्या बताइए, या एक पंक्तियों में कितनी पेड़ हैं उसकी संख्या बताइए, तो आप कैसे निकालते हैं। बोलते सर देखो ये जो है ये है 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर क्या, देखो हर एक कितनी पंक्तियां, टोटल 3 पंक्तियां हैं, और हर एक पंक्तियों में कितनी लाइन है, 3 लाइन है। इसका मतलब कि 3 गुने 3 लिखा हुआ है, मतलब 3 पंक्तियां और 3, हर एक पंक्ति में 3 ट्री हैं, और कितनी पंक्तियां हैं 3 हैं, तो लाइन कितनी है L। जहां पे पंक्ति और पेड़ की संख्या बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू दिया गया हो उसका आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ऐसा इसलिए हम मान लिया कि कितने हैं, x पंक्ति, उसमें x क्या है, हर एक पंक्ति में x पेड़ है, जिसका वैल्यू क्या है 57, 76। या तो हमें पेड़ों की संख्या पूछ ले या हमें उस पंक्तियों की संख्या बताएं, तो क्या होगा अंडर रूट 57, 76। 57, 76 का स्क्वायर रूट बताना। ये बताओ किस संख्या का यूनिट डिजिट का स्क्वायर करे तो 6 आए। आप बोलोगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 4 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, 6 का करेंगे तो 36 यूनिट डिजिट पे 6, 65 का तो यूनिट डिजिट पे 5 होगा, 56 में 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, अब 56 होगा कि 76 होगा, ये उन स्टूडेंटों के लिए बता रहे जिनको ये चीज याद नहीं है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं।
अब आप मौखिक देखेंगे, बोलेंगे देखो सर ये 56 है ना, लगभग मान लीजिए 60 होता, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। अगर ये 60 होता तो 3600 होना चाहिए, जबकि 3600 से बहुत ज्यादा है, 3600 से ज्यादा है। जब 3600 नहीं होगा तो 56 कहाँ से होगा? एक ही ऑप्शन बचा, 76। या आप कैसे निकालते देखते हैं सर, देखो स्क्वायर रूट आपको बताए हैं, ऑप्शन के थ्रू आप कैसे निकालेंगे ये आप यहाँ पे सीख लीजिए। वैसे स्क्वायर रूट हम आपको बता देते हैं। यूनिट डिजिट पे क्या है? 6। किस संख्या का स्क्वायर करे कि यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। आप बोलेंगे, बोलो, बोलेंगे या तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, नहीं तो 6 का स्क्वायर करेंगे तब। फिर इसका रेंज देख लेते हैं, रेंज क्या है? बोलेंगे सर देखो ये 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच में, 70 का 49 होता है, 80 का 64 होता है। इसका मतलब या तो ये 74 होगा नहीं तो 76 होगा। ऑप्शन में 74 तो कहीं नहीं था, 76 ही था, सीधे टिक लगाते और आगे निकल जाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिंप्लीफिकेशन को आपको मजबूत करना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है, डीआई में भी आपको पूछेगा। देखो क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आप देखोगे, देखो ये टोटल वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये 18 से गुना होके आंसर मिलेगा। मतलब 18 से कटना चाहिए, 36 नहीं कट रहा है, माइनस का 36 कट रहा है 18 से, 36 भी 18 से कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है, 16 नहीं कट रहा है। गलती से अगर एक ही ऑप्शन होता जो 18 से कटता तो हम टिक लगा के बढ़ जाते, क्यों कैलकुलेशन करते। आप वैसे भी देख रहे हो कि 4 में से 3 घट रहा है, 3 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, एक से अगर बड़ी से गुना करेंगे तो 2, ये पूरा रिजल्ट क्या देगा? माइनस का आंसर देगा। तो हमेशा क्या होगा? माइनस का 36 होगा। माइनस का रिजल्ट होगा, माइनस का कुछ भी आ सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा? माइनस में होगा। और माइनस में एक ही जगह पे ऑप्शन है -36। ऐसे कैसे करेंगे? 8 को भाग देंगे 4 बार में, 6 में से 4 गया प्लस का 2, 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस के 6 में से प्लस का 4 जाएगा, माइनस का 2, 18 दूना 36, माइनस का 36 हमारा आंसर सही है। आइए इस क्वेश्चन को करिए। देखो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन आप मुश्किल में कब पढ़ेंगे पता है? जब ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में मत कन्वर्ट करो, 3 और 4 को जोड़ो तो कितना होगा? 7 जमा ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 1/7 और 3/7 का, तो नीचे 7 हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा? 4 होगा, जमा 7/6 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखो ऐसा इसलिए किया जा रहा है, 7 तिया 21 और 1 22 हो जाएगा। 22 में आपको 6 से गुना करना पड़ेगा। हो सकता है 22 के जगह पे 72 होता, 75 होता और 86 होता। 86 गुने 6 करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब देखो आपका हाथ यहाँ पे नहीं रुकेगा, 7 छक 42, 42 सत्ता क्या होगा? 7 चौक 28, 280 और 7 दूनी 14, 280 प्लस 14 294 प्लस यहाँ पे 7 है तो 6 बचेगा, 6 चौक 24। अरे बट्टे पर का जोर तो आता है ना, यहाँ पे क्या बचेगा? 7 49 होगा। बोलेंगे बिल्कुल सर। हम देखो यूनिट डिजिट से अगर करना जाए, देखो यहाँ पे क्या होगा? 4 4 8 8 9 17, यूनिट डिजिट 7 होगा। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी में है, बी और डी में नहीं है, सी और ए में है। अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो देखेंगे 294 में हम जोड़ रहे हैं ना, घटा तो नहीं रहे, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 294 से आएगा। ये 294 से छोटी है, एक ही ऑप्शन है जो 294 से ज्यादा है। आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 367/42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करिए इस क्वेश्चन को। दिया गया मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है। ये तो पक्का है कि नीचे 49 मतलब कि 7 आएगा, तीनों ऑप्शन में है।
ऊपर में अगर गुना करेंगे 49 गुने 5 प्लस 44 करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम बोलेंगे अगर 49 में यूनिट डिजिट क्या है 9, 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 45, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। अब 5 में यूनिट डिजिट पे 4 है, जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। मतलब जो भी संख्या होगा इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जब मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे 49 गुने 5 प्लस 44, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 9, नीचे क्या आएगा 49 आएगा। ये तो पता है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। अब ये बताओ यूनिट डिजिट पे 9 है, किस संख्या का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 9 आना चाहिए? किस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे कि 9 आ जाए? आप बोलोगे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए जिसका स्क्वायर करे तो 9 आ जाए यूनिट डिजिट पे? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा यूनिट डिजिट पे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, नहीं होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 17 बट्टे क्या होगा 7 होगा। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 289, ये आ जाएगा 17। लेकिन टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं? 49 गुने 5 करो फिर 44 जोड़ो। आई दिया गया क्वेश्चन, एक संख्या का 82%, एक संख्या का 82% क्या है 338 है, तो उस संख्या का 90% निकालिए। तो ऐसा मत करने लगना पहले 100% निकालना फिर 90%, हमें 90% बताना है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए। ये देखो 82 में क्या है यूनिट डिजिट पे 2 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 8 है। 2 में हम किस किस संख्या से गुना करें कि 8 आ जाए? तो बोलेंगे या तो 4 से करो नहीं तो 9 से करो। 8 चौक 32, मतलब कि 300 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, लेकिन 738 है तो 4 तो होना नहीं चाहिए। अब देखो अगर हम 800 मतलब 82 है, अगर हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो 820 आएगा। मतलब ये जो संख्या है 820 से छोटी है, इसका मतलब 82 नंबर होगा। हम इसलिए ये बताएं कि छोटी है क्योंकि आप सोचते कि सर आप डायरेक्ट 9 क्यों कर दिया, आप 19 भी तो कर सकते थे। हम 19 इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि 82 में जब 10 से गुना करेंगे तो 820 होगा, और जबकि वैल्यू क्या है 738 है, तो हमें 810 से वैल्यू छोटी चाहिए। दूसरा कंडीशन 2 में हमें जब 9 से गुना करेंगे तभी 8 आएगा, तो यहाँ पे 9 भी होना चाहिए। इसका मतलब 82 नंबर कितना होता है 738। 90 गुने 9 हो जाएगा, 82 का 9 गुना तो 90 का 9 गुना, 9 9 81, 810। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 100% नहीं निकालना है, 100% क्यों निकाले बताइए। इफ a माइनस 5 बराबर b दिया गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? देखिए a माइनस 5 बराबर b दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, हमें a माइनस बी बताना है। b को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो हमें बताना है b माइनस ए, मतलब a को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे a माइनस बी की जगह पे 5 रखेंगे, b माइनस ए की जगह पे माइनस का 5 रखेंगे, जोड़ देंगे तो 0 आंसर आएगा। आएगा? बोलो नहीं ना, क्योंकि ये जो लाइन देख रहे हो इसको मॉड बोलते हैं। मॉड का मतलब होता है कि मॉड के अंदर में कुछ भी वैल्यू हो, जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या निकलेगा, हमेशा प्लस वैल्यू देगा। ये +5 है तो ये तो +5 होगा, ये क्या माइनस का 5, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा प्लस का 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। और वो 0 आपका वेट कर रहा था ऑप्शन सी में। अगर थोड़ा सा भी चुक होता तो 0 टिक लगा के बोलते सर पूरा क्वेश्चन हम कर लिए हैं। ये क्या होगा 10, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते, इसके चक्कर में बोलते कि सर आज हम 29 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, उसीलिए बता दिए हैं। आज एक भी होमवर्क नहीं दिए हैं। तो चलिए टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा कि सेशन कैसा लगा है, आप लोगों को कितना मार्क्स आया है आज के मॉक टेस्ट में।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। तो चलिए आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। नमस्कार, जय हिंद।